नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण। तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आए थे, पहले भारत हिंदू राष्ट्र था, तो जो पहले मुस्लिम आए थे तो वो कौन आए थे। तो जहां हम आज पढ़ेंगे, पहले अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और कल की वीडियो हमारी रहेगी तुर्क आक्रमण, जिसमें हम दो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, जहां मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ही भारत को सबसे अधिक बार लूटा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आक्रमण तो अरब आक्रमण 712 ईस्वी में किया जाता है। वहीं अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है भारत में लूटपाट करना और इसके अलावा इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार और प्रसार करना। वहीं जो इसका मुख्य पात्र होता है जो कि अरब आक्रमण करता है, वो करता है मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम होता है। वहीं मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति और साथ में उसका दामाद भी होता है, जो कि 1712 में अल हज्जाज के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है और इस प्रकार अरब आक्रमण स्टार्ट होता है। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है हमारे आज के टॉपिक का। तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में होता है। उसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ होता है। वहीं उनका देहांत जब मोहम्मद बिन कासिम छोटा होता है तभी हो जाता है, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ उसे पालते हैं और उसके बाद हज्जाज अपनी बेटी जुबैदा की शादी मोहम्मद बिन कासिम से करा देते हैं और मोहम्मद बिन कासिम की इस प्रकार जवानी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के आरंभिक काल में उम्मैद खिलाफत का एक अरब सिफेसादार होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो आरंभ में इस्लाम के उम्मैद खिलाफत का एक सिपहसालार होता है। ठीक है, उसके बाद उसे मात्र 17 साल की उम्र में भारत के उपमहाद्वीप में हमला करने के लिए भेज दिया जाता है और वह अल सकीफ कबीले का एक सदस्य भी हो जाता है इस टाइम तक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम को 17 वर्ष की उम्र में भारत के उपमहाद्वीप में हमला करने के लिए भेजा जाता है, जहां वह अल सकीफ कबीले का एक सदस्य बनता है। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद सिंध पर मकरान तट के रास्ते वह आक्रमण करने के लिए रवाना होता है और कासिम के अभियान को हज्जाज कूफा नामक शहर में बैठकर नियंत्रित कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हज्जाज जो कि उसका क्या था, ससुर था और उसका ताऊ भी था, तो जिस कारण जो मोहम्मद बिन कासिम का अभियान था वो यहां से यानी कि कूफा नामक शहर से जज कर रहा था और जो वो सिंध में आता है तो मकरान तट के रास्ते मोहम्मद बिन कासिम सिंध में प्रवेश करता है और इसे 17 साल की उम्र में ही भारत के उपमहाद्वीप पर हमला करने के लिए भेज दिया जाता है। ये हो जाते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का भारत में प्रवेश होता है। तो भारत में प्रवेश करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम अपनी आक्रमण नीति बनाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम की आक्रमण नीति में मकरान के राज्यपाल यानी कि गवर्नर मोहम्मद हारून उसका साथ देते हैं और उसे पत्थर फेंकने की एक प्राचीन युग का यंत्र भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि बाद में चलकर मध्यकाल में तोफ खानों का काम किया करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है और उसका साथ मकरान के गवर्नर यानी कि राज्यपाल मोहम्मद हारून देते हैं और उसे पत्थर फेंकने का एक यंत्र देते हैं, जो कि बाद में मध्यकाल में तोफ खानों का काम करता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तब वहां का जो शासक था वो था दाहिर। ठीक है, दाहिर वहां का शासक था, जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच होता है अरोड़ का युद्ध। ठीक है, अरोड़ का युद्ध किया जाता है। तो अरोड़ का युद्ध जो होता है वो होता है 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच होता है और इस युद्ध में दाहिर हार जाते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आ गया था यानी कि सिंध में आ गया था, जहां उसका साथ मकरान के राज्यपाल मोहम्मद हारून देते हैं और उसके बाद जब वो सिंध में आता है तो सिंध का जो शासक होता है वो होता है दाहिर। ठीक है, और उसके साथ उसका आरोड़ का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि 20 जून 712 ईस्वी में लड़ा जाता है और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को हरा देता है और इस कारण उसका सिंध में राज हो जाता है। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो दाहिर को हराकर सिंध में तो एंटर कर चुका था। अब उसने दाहिर के पुत्र को निशाना बनाया और दाहिर के पुत्र वो ब्राह्मणवाद के राजा जय सिंह को हराकर वो
सिंध पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर कासिम ने बहुत सारा धन प्राप्त किया और जिस कारण उसका नाम स्वर्ण नगर भी रखा गया। तो उसके बाद 712 ईस्वी में तो वो भारत यानी कि सिंध में एंटर करता है और 713 ईस्वी में वो मुल्तान को जीतकर काफी धन लूटता है और जिसके बाद उसका नाम स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चशनामा ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है। तो 712 में वो भारत आता है, 713 में वो बहुत सारा धन लूटता है जिस कारण उसका नाम स्वर्ण नगर भी रखा जाता है और 715 ईस्वी में चचनामा के ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है और इस कारण 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है और पहला अरब आक्रमण भी उसका सफल हो जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि पहला अरब आक्रमण कब हुआ तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। वहीं उसका पहला युद्ध कौन सा था तो अरोड़ का युद्ध था जो कि उसने 712 ईस्वी में दाहिर के खिलाफ लड़ा था और जय सिंह को हराकर उसने सिंध पर कब्जा किया था और उसके बाद 713 में उसने मुल्तान को जीता था और काफी सारा धन लूट कर ले गया था जिस कारण उसका नाम स्वर्ण नगर भी रखा गया। और उसके बाद चशनामा ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है और इस कारण 715 ईस्वी में इसका द एंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जान लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के भारत में आने के बाद भारत की कुछ राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक व्यवस्था पर क्या क्या असर पड़ता है। पहले हम जानेंगे अरब आक्रमण के राजनीतिक प्रभाव। तो जो अरबों का आक्रमण होता है तो जिस कारण भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है। तो अरब कहां से आते हैं तो सिंध के रास्ते आते हैं जिस कारण भारत में इस्लाम धर्म आता है। ठीक है, वहीं अपने अल्पकालीन भारत प्रवेश के दौरान ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में ठोस प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की लेकिन इसका कार्यकाल तो सिर्फ 3 साल रहा। ठीक है, 712 ईस्वी में भारत आया था, वहीं 15 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी सुलेमान द्वारा, लेकिन इसके 3 साल के कार्यकाल में ही इसने अपनी ठोस प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर दी थी। वहीं मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सैनिकों को गवर्नर की भांति नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, सैनिक तो सैनिक होता है, वहीं गवर्नर तो बहुत उच्च पद होता है, लेकिन जो अरब के सैनिक थे तो उनको इसने गवर्नर की भांति नियुक्त किया ताकि वो अपनी प्रशासन व्यवस्था को और स्ट्रांग बना सके। तो यही कारण रहता है भारत में ठोस प्रशासन व्यवस्था बन पाती है मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है दोस्तों, वो भी 3 वर्षों में। तो यह हुआ इसका राजनीतिक प्रभाव। दोस्तों अब जान लेते हैं भारत में अरब आक्रमण के बाद धार्मिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के दौरान अरबों को धर्मांधता का परिचय दिया गया, वहीं बलपूर्वक लोगों के धर्म परिवर्तन कराए। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमण किया था जिस कारण भारत में इस्लाम धर्म आया था, तो जिस कारण उसने बलपूर्वक लोगों के धर्म परिवर्तन कराए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंध विजय के पश्चात अरबों को भली भांति समझ आ चुका था कि स्थानीय लोगों के बिना थोड़े से अरबों की बदौलत सिंध पर शासन नहीं किया जा सकता, जिस कारण उसने सिंध विजय के पश्चात अरबों के धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ठीक है दोस्तों, तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो जानता था कि थोड़े बहुत अरबों से ही भारत यानी कि सिंध पर राज नहीं किया जा सकता, तो जिस कारण उसने धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई और भारत पर शासन किया। तो वो तो 3 ही साल के लिए शासक बना, पर अरबों ने भी धर्म नीति बनाई यानी कि धर्मनिरपेक्ष नीति बनाई जिस कारण वो भारत पर राज कर पाए। ठीक है, तो आप जान लेते हैं आर्थिक प्रभावों के बारे में। तो अरब आक्रमण का महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक नीति पर ही काम करना था। ठीक है दोस्तों, वो भारत में धन लूटने ही आए थे। वहीं प्रारंभ में भारतीय शक्तियों जैसे गुज्जर, परिहार शासक और राजपूत शासकों ने अरबों के साथ संघर्ष किया, लेकिन शीघ्र ही आर्थिक महत्व को देखते हुए भारतीयों ने अरबों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। वहीं अरबों से अच्छे संबंधों की बदौलत भारत ने पश्चिम व्यापार अरब सागर से होकर लंबे समय तक जारी रखा। ठीक है दोस्तों, तो जो आर्थिक प्रभाव से यह बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो धन लूटने आए थे, परंतु स्टार्टिंग में जो भारतीय लोगों ने, भारतीय शक्तियां गुज्जर थी, परिहार था या राजपूत शासकों ने इनके साथ संघर्ष किया, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि यह आर्थिक नजरिए से अच्छा नहीं है, तो जिस कारण उन्हें जो भारत के शासक थे उन्होंने अरबों के साथ अच्छे संबंध बना लिए और अच्छे संबंधों के बदौलत पश्चिम व्यापार अरब सागर से होकर लंबे समय तक चलने लगा भारत का। तो यह था इसका आर्थिक प्रभाव। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अरब आक्रमण का आखिरी प्रभाव जाने तो वो था सांस्कृतिक प्रभाव, जो कि महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो अरब आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलू ही रहा है। अरबों द्वारा भारत से गणित, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य ज्ञान और विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। वहीं दशमलव पद्धति और अंक पद्धति भी अरबों ने भारत से ही प्राप्त की थी। और इसके बाद अरबों ने अनेक ज्ञान विज्ञान से संबंधित ग्रंथ भारत से लेकर अरब भाषा में अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, तो सांस्कृतिक नजरिए से अरब के लिए भारत का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि जो सांस्कृतिक चीजें यानी कि दशमलव हो गया, गणित हो गया, दर्शन हो गया, ज्योतिष हो गया, शास्त्र हो गया, ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, वो इन्होंने भारत से ही सीखी थी उनने। वहीं दशमलव पद्धति और अंक पद्धति भी उनने भारतीयों से ही सीखी। और इसके अलावा अरबों ने भारत के अनेक ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों को ले गए और उसके बाद उनका अरब भाषा में अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया अरबों द्वारा भारत में आक्रमण करने के बाद भारत की नीतियों पर, यानी कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो लेकर, और अगला वीडियो हमारा रहेगा इसी टॉपिक पर, यानी कि यह मुस्लिम आक्रमण पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसके बाद मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया और तुर्क का आक्रमण कैसे हुए भारत में, वो जानेंगे। तो अगला वीडियो देखना और इस वीडियो में भर भर के प्यार देना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।